एंड वेलकम टू एएनटीएस सॉल्यूशन सीरीज। मेरा नाम है धैर्य सारस्वत और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं PT3 के सॉल्यूशन फॉर फिजिक्स। सो लेट्स स्टार्ट। Question 1 says कि in a conservative force field the potential energy U as a function of position X is given as, उसका फंक्शन दिया हुआ है, then the corresponding conservative force is given by। तो जैसा हम जानते हैं कंजर्वेटिव फोर्स का जो रिलेशन आता है दैट इज माइनस डेल यू बाय डेल आर। तो पार्शियल डेरिवेटिव करना होता है। अभी यहाँ पर सिर्फ एक्स ही एक अकेला वेरिएबल है तो सिर्फ उसके हिसाब से हम सॉल्व करके निकाल सकते हैं। एक्स के हिसाब से अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँ तो माइनस ऑफ डी यू बाई डी एक्स, माइनस डी यू बाई डी एक्स अगर मैं इसको पूरे को डिफरेंशिएट करूँ तो दैट विल बी माइनस ऑफ 2x प्लस 1। तो सीधा सीधा आपके पास में ऑप्शन डी जो है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर बन के आता है, माइनस ऑफ 2x माइनस 1। क्वेश्चन 2, height at which magnitude of acceleration due to gravity will be equal to that at a depth r by 2 is। किस हाइट पर जो ग्रेविटी है वो डेप्थ r by 2 वाले वैल्यू के बराबर होगी। तो जैसा हम जानते हैं अगर मैं किसी हाइट पर जाता हूं तो g डैश का जो फॉर्मूला निकल के आता है वो निकल के आता है g at surface अपॉन 1 प्लस h बाय r का होल स्क्वायर। और किसी डेप्थ पर अगर मैं नीचे जाता हूं अंदर की तरफ किसी पॉइंट पर तो जो g डैश का फॉर्मूला निकल के आता है या g इफेक्टिव का फॉर्मूला आता है वो आता है g एट सरफेस इनटू 1 माइनस d बाय r। तो क्वेश्चन हमें बोलता है कि जो डेप्थ r बाय 2 पर g डैश का वैल्यू आएगा तो डेप्थ r बाय 2 पर g डैश का वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं। g डैश विल बी g एट सरफेस 1 माइनस r बाय 2, r बाय 2 इज 1 बाय 2, r से r कैंसिल हो गया। ये बेसिकली मेरे पास निकल के आ रहा है g डैश इज इक्वल्स टू g एट सरफेस डिवाइडेड बाय 2। उतना ही हमको g डैश किसी हाइट पर चाहिए तो ये मेरे पास निकल के आएगा gs बाय 2 के बराबर। gs एंड gs विल कैंसिल आउट। 2 जो है ये आएगा मेरे पास में 1 प्लस h बाय r का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर अगर मैं हटाऊं तो यहाँ पर रूट 2 आएगा, रूट 2 को इधर ले जाएं तो रूट 2 माइनस 1 इंटू रेडियस r, ये मेरा हाइट बन जाएगा जिस हाइट पर g बाय 2 का ग्रेविटेशनल फील्ड आएगा। तो रूट 2 माइनस 1 इंटू r ये आपका आंसर बनता है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 3 सेज कि फोर्स का हमें एक फंक्शन दिया गया है एक्टिंग इन x डायरेक्शन, वर्क डन ऑन द पार्टिकल व्हेन इट इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू 3 मीटर। तो ये एक वेरिएबल फोर्स वाला केस है। वेरिएबल फोर्स में जैसा हम जानते हैं कि जो वर्क डन आता है वर्क डन विल बी इंटीग्रेशन f डॉट ds। सिर्फ और सिर्फ x में ही वेरी हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ x में ही वेरी हो रहा है तो x प्लस 1 इंटू डी एक्स, एक्स इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू 3 तक ये वेरी कर रहा होगा। तो इसको अगर मैं इंटीग्रेट करूँ दिस विल बी एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स, लिमिट गोज फ्रॉम 0 टू 3। लिमिट अगर आप पुट करें तो ये आएगा 9 बाय 2 प्लस 3, 9 बाय 2 प्लस 3 ये हुआ 4.5, 4.5 प्लस 3 दैट इज 7.5 जूल्स। तो 7.5 जूल्स का आपका वर्क डन आएगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन 4, द करंट मेजर्ड बाय एमीटर इन द गिवन सर्किट इज। आपको एक सर्किट दिया है, एमीटर यहाँ पर है। अगर आप गौर से देखें तो बेसिकली ये एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, दोनों P बाई क्यू इज इक्वल्स टू R बाई S इस टाइप से दिया गया है। तो आपका इस 60 ओम रजिस्टर में कोई भी करंट नहीं जा रहा होगा। दिस इज एज गुड एज यहाँ पर आप इसको ना भी लगाते। तो बेसिकली आपके पास 40 ओम 20 ओम सीरीज में आ गए, 40 ओम 20 ओम यहाँ पर सीरीज में आ गए। टोटल ऊपर वाले आर्म में 60, नीचे वाले आर्म में 60। ये 60 और 60 दोनों आपस में पैरेलल में है, दोनों आपस में पैरेलल में है। तो आपका R इक्विवेलेंट जो आ रहा है दैट इज 30 ओम्स। R इक्विवेलेंट अगर 30 ओम्स निकल के आया तो करंट जो निकल के आएगा दैट इज जो भी आपका पोटेंशियल निकल के आया 10 वोल्ट्स डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट दैट इज 30, तो 0.33 एम्पियर्स इतने का आपका करंट बैटरी से बाहर आ रहा होगा, वही एमीटर के थ्रू जा रहा है। तो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 5 कहता है इफ n सेल्स ऑफ EMF E एंड इंटर डिस्टेंस स्मॉल आर कनेक्टेड इन सीरीज, n सेल्स सीरीज में कनेक्टेड है एंड m सच रोज आर कनेक्टेड इन पैरेलल, m रोज कनेक्टेड इन पैरेलल, देन द कॉम्बिनेशन is connected in series with an external resistance capital R। इस रेजिस्टेंस के साथ में ये पूरा का पूरा सिस्टम सीरीज में कनेक्ट किया गया। देन फॉर मैक्सिमम पावर अक्रॉस कैपिटल R क्या कंडीशन होनी चाहिए। अब अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये जो सारा का सारा सीरीज वाला कॉम्बिनेशन निकल के आया है, इसका नेट ईएमएफ तो बन जाएगा n टाइम्स E और इसका नेट
इंटरनल रेजिस्टेंस बन जाएगा n टाइम्स r। ऐसे आपके पास में m रोज हैं, m रोज हैं तो सब में nr सीरीज पैरेलल में कनेक्टेड है, तो आपके पास में इस कॉम्बिनेशन का R इक्विवेलेंट जो निकल के आ रहा है सिर्फ इस पोर्शन का ये आ रहा है n टाइम्स स्मॉल r अपॉन कैपिटल M, जितने भी पैरेलल में लगे हुए हैं। ये आपके पास R इक्विवेलेंट आया। अगर EMF की बात करें तो जितना NE EMF इसके अक्रॉस आया है उतना ही इसके अक्रॉस आएगा, उतना ही इसके अक्रॉस आएगा, तो सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम। तो E नेट जो निकल के आ रहा है या E डैश जो निकल के आ रहा है वो NE के बराबर आ रहा है। बेसिकली मैं इस पूरे के पूरे सिस्टम को एक इक्विवेलेंट बैटरी से रिप्लेस कर सकता हूं, जिस इक्विवेलेंट बैटरी का नेट EMF कुछ n टाइम्स E है और इसके साथ में जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो NR डिवाइडेड बाय M है। वो कनेक्टेड है किसी और रेजिस्टर के साथ कैपिटल R। इसके लिए अगर मुझे पावर मैक्सिमम चाहिए तो पावर मैक्सिमम की कंडीशन भी हम जानते हैं कि ये जो भी लोड रेजिस्टर आया है और जो इंटरनल रेजिस्टेंस निकल के आया है ये इक्वल आना चाहिए। ये अगर इक्वल आना चाहिए तो n टाइम्स R डिवाइडेड बाय M शुड बी इक्वल टू कैपिटल R। तो n अपॉन m का रेशो मेरे पास निकल के आ रहा है कैपिटल R बाय स्मॉल r। n अपॉन m कैपिटल R बाय स्मॉल r, ये आपका ऑप्शन बी बनेगा। पावर थ्योरम, मैक्सिमम पावर थ्योरम जो है उस पर बेस्ड आपका क्वेश्चन था। क्वेश्चन 6 बोलता है इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोथ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर कांस्टेंट। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जब वो कह रहा है तो वो ऑब्वियसली वेक्टर की बात कर रहा है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगर आप देखेंगे तो दोनों ही चीजें, वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है क्योंकि उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। एक्सेलरेशन भी अगर आप देखेंगे तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हर इंस्टेंट पर चेंज हो रहा है। तो ना तो वेलोसिटी कांस्टेंट है ना एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, दोनों ही चीजें चेंज हो रही हैं। इनके मैग्नीट्यूड्स जरूर हो सकते हैं कांस्टेंट हो। तो अगर इस हिसाब से आप ऑप्शंस देखेंगे तो आपका ऑप्शन सी बोथ एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी चेंजेस, ऑप्शन सी ये आपका करेक्ट आंसर बनेगा। Question 7. The power dissipated in 8 ohm resistance as shown in the circuit given below is 8 ohm resistor से आपको पावर निकालनी है। पावर निकालने के लिए आप सीधे सीधे एक काम कर सकते हैं, पावर जो आएगी आपकी I स्क्वायर इंटू R है, उस ब्रांच से जितना भी करंट जा रहा है ये कैलकुलेट किया जा सकता है। ये वाली ब्रांच में अगर आप देखेंगे 2 ओम 8 ओम दोनों के दोनों सीरीज में है, 10 ओम ये हो गया, 10 ओम दोनों के दोनों आपस में पैरेलल में है, एक ही पॉइंट से कनेक्टेड है, तो ये 5 ओम का R इक्विवेलेंट आ गया। 5 ओम का R इक्विवेलेंट आया तो I टोटल जो आ रहा होगा टोटल वो आपका आएगा 10 वोल्ट्स डिवाइडेड बाय 5 ओम्स यानी कि 2 एम्पियर। तो 2 एम्पियर का आपका टोटल करंट आ रहा है इस सर्किट में। अब यहाँ से ये करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा दोनों तरफ, अगर बराबर रेजिस्टेंस था, इधर भी 10 ओम था इधर भी 10 ओम था, तो करंट भी बराबर डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, यानी 1 एम्पियर का करंट 8 ओम से जा रहा है। तो पावर थ्रू 8 ओम रेजिस्टर जो आएगी वो आएगा 1 एम्पियर का स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस 8, ये आएगा 8 वॉट्स। तो पावर निकल के आ रहा है 8 वॉट्स के बराबर। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 8 बोलता है एन इंसेक्ट ट्रैप्ड इन अ सर्कुलर ग्रूव ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर मूव्स अलोंग द ग्रूव स्टेडली एंड कंप्लीट्स 7 revolutions in 100 seconds. Find the linear speed of the insect. ऐसा कोई सर्कुलर पाथ है जिस पर वो ट्रैवल कर रहा है, कोई ग्रूव वूव टाइप का दिया हुआ है, उसका रेडियस आपको दे दिया गया है कि ये 12 सेंटीमीटर का था और उसमें कहा गया है 7 revolutions कंप्लीट करता है 100 सेकेंड्स में। अगर वो 7 revolutions कंप्लीट कर रहा है तो अगर रेडियन पर सेकंड में मैं इसको कैलकुलेट करूं तो 7 revolutions, एक रेवोल्यूशन का मतलब 2 पाई एंगल हो गया, 2 पाई रेडियंस हो गया, तो 7 revolutions पर 100 सेकेंड्स, तो 7 इंटू 2 पाई अपॉन 100 इतना रेडियंस पर सेकेंड, ये आपका एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर स्पीड आ रहा है। एक बार आपके पास एंगुलर स्पीड आ गई तो आप स्पीड और ओमेगा में रिलेशन लिख सकते हैं, v इक्वल्स टू ओमेगा इंटू रेडियस r। तो ओमेगा आपके पास आ गया है 7 इंटू 2 पाई डिवाइडेड बाई 100 इंटू रेडियस है मेरे पास में 12 सेंटीमीटर्स। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करते हुए अभी हम 0.12 ही डाल देते हैं, तो ये आपके पास निकल के आएगा 2 से ये गया 50 से ये अप्रॉक्सीमेटली क्योंकि 49 है तो आप अप्रॉक्सीमेटली इसको 7 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो पाई बाय 7 इंटू 0.12, पाई बाय 7 इंटू 0.12 इंटू 3.14, इसको 22 बाय 7 ही लिख लेते हैं, तो 7 बाय 50 इंटू 22 बाय 7 इंटू 0.12, 7 विल कैंसिल आउट,
तो ये आपके पास निकल के आएगा 12 to the 24 तो 4 and 26 तो 2.64 डिवाइडेड बाय 50। इसको अगर आप कैलकुलेट करें तो रफली 5 से गया 2 तो 5.3 0.052 के आसपास ये कुछ आ रहा है। तो रफली ये आया आपका मीटर पर सेकंड में, ये मीटर पर सेकंड में आया तो दिस विल बी अप्रॉक्सीमेटली 5.2 सेंटीमीटर पर सेकंड। 5.2 सेंटीमीटर पर सेकंड अगर आप देखें तो ऑप्शन ए जो है, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। टू स्प्रिंग्स A and B with spring constant K and 4K are compressed by a force of same magnitude. If potential energy stored in the spring A is E, the potential energy stored in B. तो अब अगर यहाँ पे अपन देखें A और B दोनों का K अलग अलग है, स्टिफनेस कांस्टेंट अलग अलग है, तो दोनों के अंदर एक्सटेंशन या कंप्रेशन जो भी है वो कुछ अलग आया होगा। वो अगर हम कैलकुलेट करें तो एक्सटेंशन इन A जो आया होगा वो आएगा फोर्स अपॉन K के बराबर। एक्सटेंशन इन B जो आया होगा ये आया होगा फोर्स अपॉन K दैट इज 4K। फोर्स दोनों में सेम दे रखा है तो x और x भी अलग अलग आ रहे हैं, x और x भी अलग अलग हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी अगर हम A का कैलकुलेट करें और पोटेंशियल एनर्जी हम B का कैलकुलेट करें तो ये होता हाफ K x स्क्वायर, तो F स्क्वायर डिवाइडेड बाय K स्क्वायर अपॉन ये आता हाफ K हो गया हमारे पास 4K इनटू F स्क्वायर अपॉन 4K स्क्वायर 16K स्क्वायर। K and K will cancel out, K and K will cancel out, F स्क्वायर जाएगा 1/2 से 1/2 जाएगा। मेरे पास बचा ये K और ये K भी चला जाएगा, 4 बचा, तो UA अपॉन UB ये आपके पास निकल के आता 4:1। UA के लिए उसने कह रखा है कि वो E के बराबर है, तो UB का वैल्यू बेसिकली UA/4 दैट इज E/4। तो आपका ऑप्शन D जो है दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 10, an engine pumps 600 kg of water through a height of 5 meter in 20 seconds. If efficiency of engine is 60%, then power of engine is। तो देखिए 600 kg का पानी उसको कुछ लिफ्ट करना है 5 मीटर की हाइट से, तो वर्क डन लिखा जा सकता है दैट इज mgh। पावर जो होता है, पावर है बेसिकली कितना वर्क डन हुआ अपॉन टाइम टेकन, तो mgh डिवाइडेड बाय टाइम टेकन विल बी योर पावर। mgh ये आपके पास आया है 600 इंटू g इंटू हाइट इज 5 मीटर्स अपॉन टाइम टेकन इज 20 सेकेंड्स, तो ये आपके पास आया 300 इंटू 5 दैट इज 1500 वाट्स। 1500 वाट्स का आपको पावर चाहिए, लेकिन ये आउटपुट पावर है। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि एफिशिएंसी 60% है, तो अगर ये एफिशिएंसी 60% है तो जो भी आपका पावर इंजन का था इनटू 60% ऑफ दिस, ये आपको 1500 वाट्स चाहिए। तो पावर आपको कितना चाहिए? पावर आपको 1500 डिवाइडेड बाय 0.6 करना पड़ेगा। 0.6 ये रफली आपके पास निकल के आएगा 2500 वाट्स के बराबर। 2500 वाट्स यानी कि 2.5 किलोवाट हो गया। 2.5 किलोवाट ऑप्शन ए will be your correct answer. Clear? Question 11. Assume that force of gravitation varies as F inversely proportional to R. Then orbital speed of a satellite in a circular orbit of radius R is proportional to. उसने कहा है gravitational force inversely proportional to R है, R square के नहीं है जैसा जनरली होता है। तो जो भी ये gravitational force है, क्या यही सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रही है और उसको घुमाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो यही जो फोर्स निकल के आया है यही उसको घुमाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ये मुझे बोला गया है फोर्स जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, तो मैं इसे ऐसा भी लिख सकता हूँ कि दिस इज सम कांस्टेंट डिवाइडेड बाय आर। तो k/r जो भी आएगा दैट इज इक्वल्स टू m इंटू AC। अब क्योंकि वो मुझसे ऑर्बिटल स्पीड पूछ रहा है तो मैं इसको v²/r लिखूंगा। v²/r, r and r will cancel out, v बेसिकली मेरे पास निकल के आ रहा है √k/m। √k/m इसका मतलब क्या ये रेडियस पर किसी भी तरह से डिपेंड किया? बिल्कुल नहीं। तो v इज प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर 0। r टू द पावर 0, r के ऊपर वो डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। Question 12. A point mass m is moved in a vertical circle of radius small r with the help of an ideal string. The velocity of the mass is √9gr at the lowest point. The tension in the string at the lowest point is. उसी पॉइंट पर उसने टेंशन के बारे में आपसे पूछा है। तो जो भी स्ट्रिंग है बॉटम मोस्ट पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी दे दी गई है √9gr है।
इसी पॉइंट पर टेंशन ऐसे ऊपर लग रहा होता, क्योंकि वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में जा रहा है तो mg ऐसे नीचे लगेगा, इसी से कुछ ना कुछ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ac ऐसा कुछ निकल के आता। अगर इसकी इक्वेशन लिखी जाए तो टेंशन माइनस mg, क्या यही mac के बराबर है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हम लिख सकते हैं v²/r। तो टेंशन का वैल्यू यहाँ से मेरे पास कैलकुलेट होगा, ये आएगा मेरे पास में 9 mg, v²/r दैट इज 9g। तो टेंशन का वैल्यू 10 mg के बराबर आएगा। टेंशन इज 10 mg। ऑप्शन अगर आप देखें तो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 13, करंट वोल्टेज ग्राफ फॉर अ मेटल at temperature T1, T2 and T3 is shown. The lowest temperature will be I versus V ग्राफ दिया गया है। देखिए एक बात हम जानते हैं ओम्स लॉ के थ्रू कि जो भी करंट होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। तो इनका जो भी रेशो निकल के आता है V/I वही अपना रेजिस्टेंस R के बराबर होता है। लेकिन मुझे ग्राफ दिया गया है I वर्सेस V का, I वर्सेस V का ग्राफ दिया है तो बेसिकली I/V जो है वो 1/R होगा। I वर्सेस V मैं क्यों देख रहा हूँ? क्योंकि I वर्सेस V जो है या I/V जो है वो इस ग्राफ का स्लोप बता रहा है, दैट इज द स्लोप ऑफ ग्राफ। अगर ये स्लोप ऑफ ग्राफ है तो जिसका स्लोप ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम, और जिसका स्लोप कम होगा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा आना चाहिए। अब हम टेम्परेचर के बारे में भी जानते हैं कि रेजिस्टेंस जो भी होती है वो कहीं ना कहीं टेम्परेचर के साथ साथ इंक्रीज़ करती है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है। तो जिसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा, जिसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा, उसका स्लोप सबसे कम निकल के आएगा। तो सबसे कम स्लोप अगर आप देखें तो T1 का निकल के आ रहा है, इसका स्लोप सबसे कम है, तो T1 स्लोप सबसे कम है, T2 स्लोप उससे ज़्यादा है, T3 स्लोप उससे ज़्यादा है। जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा उसका स्लोप कम आएगा, तो टेम्परेचर ये सबसे ज़्यादा होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। तो उसने हमसे पूछा है लोएस्ट टेम्परेचर, सो लोएस्ट टेम्परेचर विल बी T3। योर आंसर विल बी ऑप्शन बी। क्वेश्चन 14, इफ इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B इज 4 ओम, A और B के बीच में रेजिस्टेंस टोटल बता दिया गया है 4 ओम है, देन वैल्यू ऑफ कैपिटल R विल बी, इस रेजिस्टर का वैल्यू कितना है? अब देखिए ये पॉइंट और ये पॉइंट तो बेसिकली शॉर्ट सर्किट हो रखा है, तो जो भी पोटेंशियल डिफरेंस A का होगा वही डिफरेंस यहाँ पर भी होगा, वही डिफरेंस यहाँ पर भी है। तो 8 ओम और 8 ओम एक तरीके से आपके पैरेलल में कनेक्टेड है। 8 और 8 अगर पैरेलल में है तो इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस हुआ 4। ये 4 ओम इस 4 ओम के साथ में सीरीज में कनेक्टेड है, तो 4 ओम एंड 4 ओम आर इन सीरीज, ये हो गया 8 ओम। ये पूरा कॉम्बिनेशन जो है इस रेजिस्टर के साथ क्या वो पैरेलल में है? क्यों पैरेलल में है? इसका पोटेंशियल A, ये इसके साथ शॉर्ट है तो इसके साथ इसका भी पोटेंशियल है, इसका पोटेंशियल B था, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आया है वो भी VA माइनस VB। इस पूरे कॉम्बिनेशन के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आया था वो भी VA माइनस VB। तो बेसिकली R रेजिस्टेंस और ये जो तीनों मिलकर जो R इक्विवेलेंट हमारे पास आया 8 ओम का, वो दोनों के दोनों आपस में पैरेलल में, उन दोनों का इक्विवेलेंट मुझे बता दिया गया है कि ये 4 ओम है। तो अगर ये 8 ओम आया है पूरा और ये R है, दोनों पैरेलल में है, नेट आना है 4, तो बेसिकली उसको भी R को भी 8 ओम ही होना चाहिए, R को 8 ओम होना चाहिए। उसके हिसाब से ऑप्शन A जो है दैट विल बी योर आंसर। क्लियर? सीरीज पैरेलल खेलना है। क्वेश्चन 15, अ ब्लॉक ऑफ मास M is placed in an elevator moving down with an acceleration of g/3. The work done by normal on the block as elevator moves down through a height h. एक ब्लॉक है m मास का, ये ब्लॉक जो है नीचे जा रहा है कुछ एक्सेलरेशन g/3 से। अगर ये g/3 एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है तो इस पर अगर फोर्स देखे जाए तो mg नीचे लगा, नॉर्मल लगा ऊपर, इसका नेट एक्सेलरेशन नीचे आ रहा है, तो mg माइनस नॉर्मल जो है क्या वही मास इंटू एक्सेलरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? एक्सेलरेशन मुझे g/3 बोल दिया गया है तो ये mg/3 है, तो नॉर्मल का वैल्यू mg माइनस mg/3 यानी 2mg/3 आया। नॉर्मल निकल के आ रहा है 2mg/3। क्वेश्चन कह रहा है कि ये h डिस्प्लेसमेंट नीचे जाता है, तो mg का वर्क डन तो पॉजिटिव आया होता, लेकिन नॉर्मल क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में ऊपर डायरेक्शन में लग रहा है, तो नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 180, तो वर्क डन विल बी नेगेटिव। वर्क डन अगर नेगेटिव निकल के आएगा तो वर्क डन विल बी इक्वल टू माइनस का 2mg/3 इंटू हाइट h, माइनस 2mgh/3, दैट इज ऑप्शन A। ऑप्शन A विल बी योर करेक्ट आंसर। Question 16. Force displacement graph is shown in the figure. The work done by the force while displacing the object from 2 to 10 is. तो आपको एक वेरिएबल फोर्स दिया गया है, वेरिएबल फोर्स दिया गया है यानी कि वर्क डन जो भी आएगा
वो इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एस आया होगा। ये बेसिकली एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व हो गया। अगर ये एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व है तो 2 से 10 तक ये एरिया कितना आया होगा। तो एक काम करते हैं, इसको ब्रेक कर लेते हैं। ये एक रेक्टेंगल है, ऊपर वाला ट्रायंगल है, नीचे वाले रेक्टेंगल का एरिया वो आया होता हाफ ऑफ ये हाइट दैट इज 10 इनटू ये लेंथ आपके पास आई है 8। इसमें ध्यान रखें ये 8 आएगा 10 माइनस 2, हाफ नहीं रेक्टेंगल है, सीधा 10 इंटू 8 ही हो जाएगा। प्लस ऊपर वाले ट्रायंगल का अगर देखा जाए, ऊपर वाले ट्रायंगल का ये आएगा हाफ ऑफ बेस आपका अगेन हो गया 8 इंटू हाइट हो गया 20 माइनस 10 यानी 10। तो ये हो गया आपका 80, ये हो गया आपका 40 जूल्स। नेट आपके पास निकल के आएगा 120 जूल्स। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। Question 17. A current of 4.8 ampere is flowing in a conductor. The number of electrons flowing per second through the conductor is. कितने इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड जा रहे हैं? मुझे बोला गया है करंट जो है that is 4.8 एम्पियर। करंट जैसा हम जानते हैं ये बेसिकली dq by dt होता है, that is 4.8। dq अगर आप देखें तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है 1.6 10 to power minus 19। तो q जो भी गया होगा क्या वो n इंटू ई के बराबर आया होगा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो d इंटू एन ई डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल्स टू 4.8। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो कांस्टेंट है, आप इसको बाहर निकाल सकते हैं। तो डी एन बाई डी टी ये आपका 4.8 आया। डी एन बाई डी टी यही वो पूछ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू द कंडक्टर। तो डी एन बाई डी टी आपका ये आ जाएगा 4.8 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ये गया 3 टाइम्स, इसको आप ऊपर लेके आएंगे 3 इंटू 10 टू द पावर 19 कूलम्स। इतने का चार्ज आपका, या कूलम नहीं सॉरी नंबर है, तो 3 इंटू 10 टू पावर 19 इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड जा रहा है, यानी कि ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। Question 18. Two cars of masses m1 and m2 are moving in circles of radii r1 and r2 respectively. Their speeds are such that they make complete circle in same time t. एक ही साथ दोनों सर्कल कंप्लीट कर रहे हैं। अगर एक ही साथ वो दोनों कंप्लीट कर रहे हैं उस सर्कल को, तो दोनों का एंगुलर स्पीड क्या वो सेम हो गया है? उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो द रेशो ऑफ देयर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मतलब AC1 अपॉन AC2 ये आपको निकालना है। AC1 अब क्योंकि ओमेगा सेम है तो ओमेगा स्क्वायर R1 ये लिखूंगा, और दूसरा ओमेगा स्क्वायर R2 ये लिखा जाएगा। ओमेगा स्क्वायर विल कैंसिल आउट, आपके पास आंसर आएगा R1 अपॉन R2 मतलब ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर बनेगा। Question 19. A block of mass m is taken from point A to point B along a fixed spherical bowl of radius r with a force capital F. ऐसा कोई ब्लॉक था, इसको ऐसे हाइट तक ले गए। द वर्क डन बाय नॉर्मल इज, अब देखिए नॉर्मल जो भी लग रहा होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर टू सरफेस लगा। परपेंडिकुलर टू सरफेस अगर नॉर्मल लगा है तो हर वक्त डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है। जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है तो वर्क डन पूरा जीरो निकल के आएगा। तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि दिस वर्क डन will be 0. Option C will be your correct answer. Question 20. A mass m slips along the wall of a hemispherical frictionless surface to radius capital R. The velocity at the bottom of the surface is m mass slip होता हुआ नीचे आ रहा है, bottom पर velocity कितनी आएगी? तो आप डायरेक्टली इसके अंदर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं? जैसा अपन ने ऊपर वाले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया, नॉर्मल हमेशा डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर आया है। नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है तो हर वक्त इसका बीच में वर्क डन 0 आया होगा। वर्क डन क्योंकि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का 0 आ रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स यानी कि mg ही उसके ऊपर वर्क कर रहा है। mg वर्क कर रहा है तो आप टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन करते हुए इसको निकाल सकते हैं। तो अगर शुरुआत में यहाँ पर था इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 थी, तो यहाँ से यहाँ तक इसने कुछ h डिस्प्लेसमेंट किया। h डिस्प्लेसमेंट बेसिकली r के बराबर है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी जो भी हुआ होगा वही उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है, या पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के तौर पे देखें तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो mgh जो भी होगा दैट इज हाफ mv²। v आपके पास यहाँ से सीधा निकल के आ जाएगा √2gh यानी कि √2gr। √2gr दैट इज ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर आएगा।
Question 21. A car is moving at a speed of 30 meter per second on a horizontal circular track of radius 300 meters. This speed is increasing at a rate of 4 meter per second square. The total acceleration of the car will be. एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर उसने स्पीड बता दी है, तो उसी इंस्टेंट पर वो पूछ रहा है कि नेट एक्सेलरेशन कितना आएगा। देखिए, जो भी स्पीड आई है 30 मीटर पर सेकेंड और रेडियस आपको दे रखा है 300, तो क्या उसके हिसाब से मैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकता हूँ। सेंट्रीपिटल का एक्सेलरेशन आया होगा v²/r। v²/r अगर आप कैलकुलेट करें तो ये आएगा 900 डिवाइडेड बाय रेडियस दैट इज 300, तो ये आपके पास आ रहा है 3 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। AC आपके पास आ गया, AT आपको 4 दे ही रखा है। ये भी हम जानते हैं कि जो भी सर्कुलर मोशन होता है उसके अंदर AC और AT के बीच का एंगल 90 डिग्री रहा होगा, तो डायरेक्टली आप 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर प्लस 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का अंडर रूट लेते हुए सॉल्व कर सकते हैं। तो दिस विल बी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर, ये आपका 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का नेट एक्सेलरेशन आएगा। तो ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 22. असर्शन मुझे बोला गया है मड फ्रॉम द व्हील्स ऑफ अ मूविंग कार फ्लाइज ऑफ टेंजेंशियली। रीजन बोला गया है इट फ्लाइज ऑफ टेंजेंशियली बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन ऑफ मड। बेसिकली वो ये कह रहा है कि अगर एक कोई व्हील है जो ऐसे कुछ घूम रहा था, मान लीजिए ओमेगा से, और इसके ऊपर यहाँ पर कुछ मड आकर चिपकी, तो जैसे ही ये घूमेगा और मान लेते हैं यहाँ पर इसका कॉन्टैक्ट लूज होता है। कॉन्टैक्ट लूज होता है तो हर पॉइंट पर वेलोसिटी क्या टेंजेंशियल डायरेक्शन में ही होती है। अगर वेलोसिटी टेंजेंशियल डायरेक्शन में होती है तो इस इंस्टेंट पर इसका वेलोसिटी इसी टेंजेंशियल डायरेक्शन में आएगा। तो वो वही बात कह रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट में, दैट इज ट्रू। रीजन की अगर बात करें कि रीजन क्या है, वो कह रहा है कि इनर्शिया जो भी है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन ऑफ मड, उसी कारण से वो हुआ है। वो बात सही भी कह रहा है। मास अगर आप देखें तो इसका कुछ ना कुछ मास होगा, उसका कुछ अगर मास है तो कुछ ना कुछ इनर्शिया है। इनर्शिया में हमने बात करी है 3 टाइप के इनर्शिया होते हैं, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ स्पीड, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के कारण, इस इनर्शिया के कारण ये चाहेगा इसी डायरेक्शन में ये कंटिन्यू करता रहे अनटिल अनलेस कोई बाहर से इसके ऊपर फोर्स लगे उसका डायरेक्शन चेंज करने के लिए। तो एट द इंस्टेंट जब वो इस व्हील को छोड़ेगा, इस व्हील के साथ इसका कांटेक्ट जैसे लूज होगा, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में जाएगा एंड द रीजन इज बेसिकली बिकॉज ऑफ इनर्शिया। तो दोनों ही चीजें सही हैं और वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 23. वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज पाथ इंडिपेंडेंट। तो पहला स्टेटमेंट बाय डेफिनेशन ही नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए वो गलत कह रहा है। कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क डन होता है वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए वो पाथ डिपेंडेंट होता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट अगर देखें, एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी बट पावर इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये भी स्टेटमेंट गलत है। दोनों ही क्वांटिटीज स्केलर क्वांटिटी है, तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत आएंगे। स्टेटमेंट 1 and 2 बोथ आर इनकरेक्ट। ऑप्शन बी जो होगा दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 24. द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज गिवन बाय, एक वेक्टर आपको दिया गया है, द वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग इट फ्रॉम 1,1 to 4,4 इज, साथ में आपको डिस्प्लेसमेंट बताया गया है। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हमेशा हम यही चेक करेंगे कि ये फोर्स कंजर्वेटिव लग रही है कि नॉन कंजर्वेटिव है। तो एक्स आई कैप प्लस वाई जी कैप दिया गया है। वर्क डन अगर मैं निकालूं तो जैसा हम लोग हमेशा कैलकुलेट करते हैं, इंटीग्रेशन fx dx प्लस इंटीग्रेशन fy dy, ये लिमिट जाएगी। ऐसे कुछ हम कैलकुलेट करेंगे। fx अगर देखा जाए तो x कंपोनेंट है x dx, लिमिट जाती है 1 से 4 प्लस इंटीग्रेशन y dy, ये भी लिमिट जाएगी 1 से 4। इसको मैं बिना इक्वेशन की जानकारी के इसको इंटीग्रेट कर पा रहा हूँ, यानी ये कंजर्वेटिव फोर्स है। इसको अगर आप इंटीग्रेट करें तो दिस विल बी x²/2 में आप लिमिट पुट करेंगे तो ऐसा कुछ आएगा। सिमिलरली y²/2 इसमें आप लिमिट पुट करेंगे तो ये आएगा। वैल्यू अगर आप निकालें तो 16 - 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 16 - 1 डिवाइडेड बाय 2, बेसिकली हो गया 15/2 टोटल निकल के आएगा 15 जूल्स। तो 15 जूल्स विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। Question 25. Two electric bulbs each marked as 400 watts, 200 volts are put in series with a line of 220 volts. ऐसी कुछ सिचुएशन आपको दी गई है। The power dissipated across each bulb will be. अब देखिए रेटेड पावर अगर आपको दी गई है
तो आप हमेशा जब भी रेजिस्टेंस कैलकुलेट करें तो रेटेड पावर के अकॉर्डिंग ही उसको कैलकुलेट करें। मैन्युफैक्चरर आपको यही बताता है कि 220 वोल्ट पे जब आप इसको कनेक्ट करेंगे तो 400 वाट की पावर आएगी। हमेशा 400 वाट आएगी ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए जो भी आपको रेटेड पावर दी गई है उसका इस्तेमाल करना है। रेटेड पावर का फॉर्मूला होता है हमारे पास V²/R, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मेरे पास हो जाएगा V²/P। अब इससे अपन रेजिस्टेंस वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं, दोनों आइडेंटिकल हैं। बाद में दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया। अगर दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया है तो यहाँ पर दोनों का रेजिस्टेंस बराबर आएगा, तो यहाँ से जो भी करंट ड्रॉ हो रहा होगा I, वो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। I जो भी आया होगा दैट विल बी 220 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि क्या ये 110/R हो गया। अगर ये 110/R हो गया है तो इनके थ्रू पावर, किसी भी एक के थ्रू अगर पावर अपन कैलकुलेट करें तो पावर जो डिसिपेट होगी एक्चुअल में वो होगी I², जो भी उसके थ्रू करंट आया, इनटू रेजिस्टेंस R। अब मुझे क्योंकि पोटेंशियल वैसे पता नहीं है, पोटेंशियल वैसे तो दिख रहा है कि 110 दोनों के क्रॉस आएगा, लेकिन करंट अपन ने क्योंकि कैलकुलेट कर लिया तो करंट से निकाल लेते हैं। ये आएगा 110 डिवाइडेड बाय R का होल स्क्वायर इनटू R। R एंड R विल कैंसिल आउट, सिंपल अगर आप यहाँ पर वैल्यू पुट करें तो 110 का स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस R है V²। V था हमारा रेटेड पावर विल बी 220 का स्क्वायर इनटू पावर P जो है वो 400 वाट का है। तो 110 अपॉन 220, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 1/4 के हिसाब से ये निकल के आएगा 100 वाट्स। तो 100 वाट्स का पावर डिसिपेट हो रहा होगा। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। Question 26. A body moves along a circular path of radius 5 meter and the coefficient of friction is 0.5. The maximum magnitude of velocity so that the body will not skid. तो Vmax का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। Vmax का फॉर्मूला जो आएगा वो √μRg आएगा, या अगर आप जनरल फार्मूला की बात करें तो Rg tan थीटा बैंकिंग प्लस tan थीटा फ्रिक्शन। तो उसके हिसाब से ये आ रहा है √μRg। √μRg में आप डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दें 0.5 कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। रेडियस है आपके पास में 5 मीटर, g हो गया 10, तो दिस विल बी 5 मीटर्स पर सेकेंड। 5 मीटर पर सेकेंड यानी ऑप्शन बी जो होगा दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 27. A stone is tied to a string of length L and is whirled in a vertical circle with the other end of the string at the center. At a certain instant of time, the stone is at its lowest position and has a speed u. तो आपको बॉटम पर उसकी वेलोसिटी बता दी गई है कि ये कुछ u वेलोसिटी से जाता है, इसका लेंथ है L। इस हिसाब से ये किसी ऐसे वर्टिकल सर्कल में घुमाया गया है। मुझसे पूछा गया कि the magnitude of change in velocity as it reaches at its highest point of circle. टॉपमोस्ट पॉइंट पर जब वो पहुंचा होगा इस इंस्टेंस पर इसकी वेलोसिटी का चेंज कितना आया है। तो यहाँ पर वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल डायरेक्शन में रहती है तो ऐसी कुछ आई होगी, लेकिन ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है वो कितना आया होगा। तो यहाँ पर अगर स्पीड u है तो L लेंथ ऊपर जाने पर जैसा हमने बात करी है अंडर रूट के अंदर 2gl वैल्यू कम कर दी जाए, u² माइनस 2gl आएगी। यहाँ पर अगर बात करें तो u² माइनस 4gl आएगा। आप उसको मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन करते हुए भी निकाल सकते हैं। तो दिस वैल्यू इज u² माइनस 4gl, आपका स्टैंडर्ड सा रिजल्ट है। ये आया है इस डायरेक्शन में, इनिशियल वेलोसिटी थी इस डायरेक्शन में। चेंज इन वेलोसिटी बोल रहा है। चेंज इन वेलोसिटी हमेशा ध्यान रखें ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो ये फाइनल माइनस इनिशियल आएगा। फाइनल माइनस इनिशियल करने के लिए क्या करें, ये वेलोसिटी को पलट के इसके अंदर ऐड कर दिया जाए। इसको पलट के आप इसके अंदर ऐड करेंगे तो आपके पास सीधा सीधा आंसर आ रहा है डेल्टा v का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू u, ये वेलोसिटी पलट के ऐड कर दी है, प्लस अंडर रूट ऑफ u² माइनस 4gl। मैग्नीट्यूड पूछ रहा था इसलिए ये आएगा। अगर आप वो वेक्टरली पूछे तो ये पूरा का पूरा वैल्यू माइनस आई कैप में निकल के आता। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन डी बन रहा है। 28. In some region the gravitational field is 0. The gravitational potential in this region. अगर ग्रेविटेशनल फील्ड 0 निकल के आई है Eg, तो Eg और पोटेंशियल के बीच में हमें रिलेशन पता है, ये माइनस dv/dr या del v/del r होता है। अगर यही वैल्यू 0 है तो एक तरीके से क्या dv 0 है, और अगर dv 0 है तो क्या v बेसिकली कांस्टेंट है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मस्ट बी कांस्टेंट, ऐसा होना जरूरी है। तो इट मस्ट बी कांस्टेंट, ऑप्शन बी आपका आंसर बनेगा।
Question 29. Consider the following statements. Wheatstone bridge can be used to compare two unknown resistances. तो ये बात सही है, ये उसका वन ऑफ द एप्लीकेशंस है. व्हीटस्टोन ब्रिज को आप दो रेजिस्टेंस में कंपेयर कर सकते हैं. मीटर ब्रिज इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, ये भी बात सही है. बेसिकली बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज आप ढूंढते हैं जॉकी को कहाँ पर करंट जीरो आ रहा है, तो वो जो आपका बीच वाला ब्रांच बनता है वही वाला जॉकी का वाला काम करता है. करंट डेंसिटी गिव्स द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड पर यूनिट एरिया नॉर्मल टू द फ्लो, ये भी बात सही है. करंट डेंसिटी जो आपकी बनती है जे है बेसिकली करंट पर यूनिट एरिया, तो अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, तो वो आपका करंट बन गया करंट अपॉन एरिया, तो बेसिकली Q बाई टी इंटू ए. तो सही बोल रहा है, ऑप्शन 3 भी करेक्ट है, स्टेटमेंट 3 भी करेक्ट है. तो तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है. ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर. द टाइम पीरियड ऑफ एन अर्थ सैटेलाइट इन सर्कुलर ऑर्बिट इज इंडिपेंडेंट ऑफ. टाइम पीरियड की बात अगर करें, अगर कोई सैटेलाइट अर्थ के आसपास ऐसे घूम रही है तो इसके सेंटर की तरफ कुछ ना कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा. ये ग्रेविटेशनल फोर्स अगर आप निकालेंगे तो g इंटू मास ऑफ प्लैनेट इंटू मास ऑफ सैटेलाइट अपॉन जो भी रेडियस है r², दैट मस्ट बी इक्वल टू, मुझे क्योंकि टाइम पीरियड निकालना है तो ओमेगा की जानकारी चाहिए, तो m मास ऑफ सैटेलाइट क्योंकि घूम रही है तो उसी का मास आएगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू रेडियस r, ऐसा कुछ आता. मास ऑफ सैटेलाइट कैंसिल हो जाएंगे, तो ओमेगा भी मास ऑफ सैटेलाइट पर डिपेंड नहीं कर रहा. अगर ओमेगा मास ऑफ सैटेलाइट पर डिपेंड नहीं कर रहा तो टाइम पीरियड भी मास ऑफ सैटेलाइट पर डिपेंड नहीं करता. ये बात हम जानते भी हैं. जो आपका टाइम पीरियड वगैरह का फॉर्मूला आता है वो आता है √r³ बाय g मास ऑफ प्लैनेट का आता है, या जिस भी बॉडी के आसपास वो घूम रहा है. तो मास ऑफ सैटेलाइट से इंडिपेंडेंट निकल के आएगा. ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर. Question 31. A resistance R is connected across a constant voltage source of EMF V. Now 4 similar resistances are attached in parallel to the initially connected resistance. Then the current in the initially connected resistance R will now be. तो देखिए, पहले एक अकेला रेजिस्टर था, इसका वैल्यू मान लेते हैं कुछ R था, यहाँ से कुछ V था, तो करंट शुरू में आ रहा होगा V/R. बाद में इसके अक्रॉस 5 और रजिस्टर ऐसे लगा दिए गए, 5 रजिस्टर और अगर ऐसे लगा दिए गए तो ये पांचों के पांचों पैरेलल में है, तो R इक्विवेलेंट आपके पास निकल के आता R/5. R इक्विवेलेंट अगर R/5 आया है तो जो करंट आता टोटल बैटरी में से वो आता V/R इक्विवेलेंट, यानी कि 5V/R. ये 5V/R करंट जो आया है ये यहाँ से बराबर पांचों ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता, क्योंकि बराबर रेजिस्टेंसेस है हर जगह, तो वो पांचों में अगर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो करंट एक किसी रेजिस्टर में अगर आप बात करें तो वो अगेन V/R ही निकल के आ रहा है. तो करंट इन दैट पर्टिकुलर सर्किट या इन दैट पर्टिकुलर रेजिस्टर वो V/R का V/R ही आ रहा है. इसलिए आपके घर की सप्लाई जितनी भी होती है उसको आप पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, वो ट्रेन पोटेंशियल सेम आएगा, करंट घूम फिर के ऑलमोस्ट सेम सा आ जाता है, काफ़ी आपको उससे बेनिफिट भी हो जाता है. सो करेक्ट ऑप्शन आपका जो बना ऑप्शन ए बन रहा है. ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर फॉर क्वेश्चन 31. क्वेश्चन 32. द करंट इन अ कंडक्टर वेरीज विद टाइम t एज I इक्वल्स टू 2t+3. I जो है दैट इज 2t+3. मुझसे पूछा गया एवरेज करंट दैट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर इन टाइम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 2 सेकेंड्स विल बी. तो dq/dt जो आता ये आता 2t+3. तो dq बेसिकली 2t+3 इंटू dt हो गया है. अगर मुझे चार्ज कितना फ्लो हुआ है ये निकालना है तो इसको इंटीग्रेट कर दिया जाए. कहीं पर भी ये एक्सप्रेशन 0 नहीं हो रहा है तो डायरेक्टली आप कैलकुलेट कर सकते हैं. टाइम के साथ साथ करंट बढ़ रहा होगा. अगर कहीं पर ये 0 हो रहा हो तो ज़रूर थोड़ा सा ध्यान दे दें, उसमें हो सकता है आपको इंटीग्रेशन ब्रेक करके ऐड करना पड़े. 2t का इंटीग्रेशन बनता t²/2, t²/2 से वो कैंसिल हो जाएगा, प्लस 3t. लिमिट जाएगी 0 से 2 सेकेंड्स. तो ये आपके पास निकल के आ रहा है 4 + 6 यानी कि 10 कूलम्स का चार्ज गया. 10 कूलम्स का चार्ज 2 सेकेंड में गया है. तो I एवरेज अगर पूछा जाए तो टोटल चार्ज कितना गया 10 कूलम अपॉन टोटल टाइम कितना लगा 2 सेकेंड्स, तो ये 5 एम्पियर्स के बराबर आ रहा है. 5 एम्पियर्स यानी ऑप्शन सी दैट विल बी योर करेक्ट आंसर. क्वेश्चन 33. वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑलवेज नेगेटिव. ऐसा जरूरी नहीं है, पॉजिटिव भी आ जाता है. ब्लॉक ऑन ब्लॉक प्रॉब्लम से हमने देखा है. ऑलवेज पॉजिटिव ऐसा भी जरूरी नहीं है.
मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। अब सिस्टम की कुछ बात नहीं कर रहा है तो ये बात बिल्कुल ठीक लग रही है कि मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। अगर सिस्टम की बात करता तो फिर हम देखते हैं कि स्टैटिक है कि काइनेटिक है, क्या है। तो इस हिसाब से अभी के ऑप्शंस के हिसाब से तो 33 का ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। फ्रिक्शनल फोर्स किसी भी रैंडम ऑब्जेक्ट के लिए आप बात करेंगे तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। क्वेश्चन 34, द पोटेंशियल एट द जंक्शन ओ फॉर द सर्किट शोन इज। ये आपका जंक्शन है। सिंपल अपन KCL KVL से अगर इसको सॉल्व करें तो यहाँ से आने वाला करंट और जाने वाला करंट दोनों बराबर होना चाहिए। उसके हिसाब से अगर आप देखें तो I1 मैंने मान लिया इसमें कुछ करंट I1 है, यहाँ पर करंट I2 जा रहा है, यहाँ पर करंट I3 जा रहा है। तो I1 मस्ट बी इक्वल टू I2 प्लस I3। अगर मैं I1 में करंट लिखने की कोशिश करूं, मैंने मान लिया यहाँ का पोटेंशियल है कुछ V, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 10 ओम रेजिस्टर, तो ये आता 40 माइनस V डिवाइडेड बाय 10 डेल्टा V बाय R दैट इज इक्वल्स टू I2। तो ये आएगा V माइनस 10 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस R, वो है 5 ओम, एंड ये आएगा V माइनस 20 डिवाइडेड बाय, ये आप कैंसिल आउट अगर करें तो ये आ जाएगा 2, ये हुआ 20 माइनस V बाय 2 इज इक्वल्स टू 2V माइनस 30। अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो दिस इज 50, 50 से आ जाएगा 5V बाय 2, 5V बाय 2 से हुआ 10, तो V का वैल्यू 20 वोल्ट्स। V का वैल्यू 20 वोल्ट्स आना चाहिए, यानी ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर। Question 35. A body of mass 1 kg is thrown upwards with a velocity of 20 meter per second. It momentarily comes to rest after attaining height of 18 meters. यहाँ से किसी बॉडी को ऊपर फेंका गया 20 मीटर्स पर सेकेंड से। क्वेश्चन बोलता है कि 18 मीटर्स जाने के बाद इसकी वेलोसिटी इंस्टेंटेनियसली जीरो होती है, मोमेंटरली जीरो होती है। हाउ मच एनर्जी इज लॉस्ट ड्यू टू एयर फ्रिक्शन ड्यूरिंग द अपवर्ड जर्नी। अब क्यों ऐसा हो रहा है कि वो कुछ एनर्जी लॉस हो रही है। देखिए, अगर ये 20 मीटर पर सेकंड से फेंका गया है, 20 मीटर पर सेकंड से फेंका गया है, तो कितनी हाइट तक जाना चाहिए था ये हम लोग जानते हैं, ये v²/2g तक जाना चाहिए था। तो ये आता 400 डिवाइड बाय 20, ये वैल्यू आ गई होती है आपके पास 20 मीटर्स। लेकिन ये 20 मीटर्स तक नहीं गया, 18 मीटर्स तक ही गया है। इसका मतलब पक्की बात है कोई ना कोई रेजिस्टिव फोर्स लग रहा है जो उसको रोक रहा है, उसकी काइनेटिक एनर्जी का लॉस करा रहा है। उसी को हमको देखना है कितना वो वर्क डन हुआ है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी जो भी हुआ होगा प्लस वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स जो भी हुआ है, दैट शुड बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, के फाइनल माइनस के इनिशियल, आपका वर्क एनर्जी थ्योरम। ग्रेविटी का वर्क डन mg लगा है नीचे, डिस्प्लेसमेंट हुआ है ऊपर, दिस विल बी नेगेटिव, माइनस का mg इनटू हाइट h प्लस रेजिस्टिव फोर्स का वर्क डन वो अपने को निकालना है, दैट शुड बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल वो जीरो है, इनिशियल मुझे दे रखी है माइनस हाफ m v² हो गया 400। ये आया 180 उधर जाएगा, तो वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स इज इक्वल्स टू, ये वैल्यू निकल के आ रही माइनस का 200 में से 80 गए तो ये आएगा माइनस का 20 जूल्स। ऑप्शन में देखेंगे तो हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड ही पूछा गया है, तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन 36. 3 masses m, 2m and 3m are placed at the corners of an equilateral triangle of side length L. How much work should be done to increase the separation among them to 2L distance? देखिए, पहले जो सेपरेशन था, ये मान लीजिए m था, ये 2m था, ये 3m था। इनके बीच में शुरुआत में जो भी सेपरेशन था वो था L। बाद में यही सेपरेशन बढ़ा करके 2L कर दिया गया है। तो अगर ये बहुत दूर रख दिए गए हैं, 2L डिस्टेंस पर आ गए हैं, तो मुझे कितना वर्क डन करना पड़ा होगा इस सिस्टम को 2L डिस्टेंस पर सेपरेशन को ले जाने के लिए। अगर देखा जाए तो सिर्फ सेपरेशन बढ़ाया गया है, काइनेटिक एनर्जी वगैरह कोई चेंज हुई नहीं है। काइनेटिक एनर्जी अगर कोई चेंज नहीं हुई है तो डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी जो आया होगा, क्या वही हमारा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स है? क्योंकि डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस डिफरेंस इन काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो एक्सटर्नल फोर्स के वर्क डन के बराबर होता है। काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज आया नहीं है, शुरुआत में भी वो रेस्ट पर थे, बाद में भी वो रेस्ट पर है। उस हिसाब से जो भी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया है वही एक्सटर्नल फोर्स ने वर्क डन किया होगा। अब हम इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिखना जानते हैं, दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो मेरा काम हो जाएगा। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी अगर लिखी जाए तो ये 3m मास है, ये m है, ये 2m है। सिमेट्रिक से तो है नहीं, सबके लिए अलग अलग लिखना पड़ेगा। तो g सबके लिए आएगा तो कॉमन निकाल लेते हैं बाहर, ये आएगा
3m इंटू एम, तो 3m स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2l प्लस इन दोनों का कॉम्बिनेशन तो 6m स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2l प्लस इन दोनों का कॉम्बिनेशन, तो ये कॉम्बिनेशन निकल के आया होता 2m स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2l। तो सबके लिए हमने कॉम्बिनेशन देख लिया, इन दोनों का मास हो गया, इन दोनों का हो गया, इन दोनों का आपस में पोटेंशियल एनर्जी हो गया। सिमिलरली इस कॉम्बिनेशन के लिए अगर देखा जाए तो ये आता हमारा, ये तो u फाइनल है माइनस में, माइनस u इनिशियल माइनस ऑफ g, फिर से कॉमन में बाहर लेता हूँ, यही सारे डिस्टेंसेस आएंगे, बस l 6m स्क्वायर बाय l और 2m स्क्वायर बाय l ये आएगा। अगर आप इसको पूरे को कैलकुलेट करें तो यू विल गेट द आंसर एज 11 बाय 2 gm स्क्वायर बाय l। इस एक्सप्रेशन को आपको कैलकुलेट करना है। ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 37, एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ प्लैनेट इज v। ऐसा कोई प्लैनेट था, उसकी एस्केप वेलोसिटी शुरू में थी v, इसका रेडियस मैंने मान लिया है कुछ था r। बाद में वो कह रहा है कि इफ द रेडियस कॉन्ट्रैक्ट्स टू 1/4 ऑफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू, 1/4 ऑफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू यानी r/4 का हो गया है, विदाउट एनी चेंज इन इट्स मास, अगर इसका मास भी m था तो इसका मास भी m है, देन द एस्केप वेलोसिटी नाउ बिकम्स, तो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला अपन जानते हैं, ये निकल के आता है √g इंटू मास ऑफ प्लैनेट अपॉन रेडियस ऑफ प्लैनेट। तो v1 जो आया होता, मास ऑफ प्लैनेट सेम रहा है, g सेम रहा है, तो v1 अपॉन v2 का रेशो देखा जाए तो ये √r2/r1 आएगा। √r2/r1 अगर आप वैल्यू पुट करें तो ये निकल के आएगा √r/4 डिवाइडेड बाय r, रेडियस एंड रेडियस विल कैंसिल आउट, 1/4 आ रहा है, तो v1/v2 ये निकल के आएगा 1/2। मुझे चाहिए v2 का वैल्यू, तो v2 का वैल्यू निकल के आएगा 2v1 यानी इनिशियल वेलोसिटी का डबल हो गया है, यानी ऑप्शन सी दैट विल बी योर राइट आंसर। Question 38. If the Earth were at a distance of 1/4 of its present distance from the Sun, what would be the duration of the year? एक साल कितने ड्यूरेशन का रहा होता? जो टाइम पीरियड आता है किसी प्लैनेट, किसी सन के आसपास अगर मान लीजिए एक प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है, अर्थ ही रिवॉल्व कर रही है, तो जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वही उसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देने के लिए जिम्मेदार होगा। इसके लिए हम रिलेशन भी जानते हैं कि जो टाइम पीरियड निकल के आता है दैट इज इक्वल्स टू 2π √r³ डिवाइडेड बाय g इंटू मास ऑफ सन। मास ऑफ प्लैनेट पर डिपेंड नहीं करेगा, मास ऑफ सन पर डिपेंड करेगा, जो भी घूम रहा होता है उसके मास पर डिपेंड नहीं करता है। बेसिकली t² जो है वो प्रोपोर्शनल टू r³ है, केपलर्स लॉ। अगर रेडियस चेंज कर दिया गया है t1² बाय t2² इज इक्वल्स टू r1², r1 तो इनिशियल ही रहने देते हैं, बाद वाला r1/4 कर दिया गया है, r1³, तो r1 एंड r1 विल कैंसिल आउट, ये ऊपर जाएगा, t1 बाय t2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 का क्यूब इज 64, 4 का क्यूब इज 64, t1 बाय t2 विल बी 8, t1 बाय t2 8 आया है, तो t2 का वैल्यू बेसिकली t1 अपॉन 8 निकल के आ रहा है, दैट इज 1/8 ऑफ द प्रेजेंट, तो 1/8 ऑफ 1 ईयर आएगा, यानी ऑप्शन ए will be your right answer. Question 39. A current of 6 ampere flows through the circuit as shown in the figure. The potential difference between the points B and D, VB minus VD मुझे निकालना है। 6 एम्पियर का करंट देखिए यहाँ पर आकर बटेगा, जब वो बट रहा होगा तो 4 ओम ये है, 2 ओम ये है, 6 ओम का रेजिस्टर ये है, 4 ओम ये है, 8 ओम ये है, 12 ओम का रेजिस्टर ये है। तो बेसिकली यहाँ पर रेजिस्टेंसेज जो हैं ये 6 और 12 है, 1:2 के रेशो में आए हैं, 1:2 के रेशो में आए हैं, तो करंट इन्वर्स रेशो में आया होगा, ऊपर वाले सर्किट में 2 करंट जाएगा, 2 पार्ट करंट जाएगा, नीचे वाले में 1 पार्ट करंट जाएगा। बेसिकली ऊपर वाली ब्रांच जो भी आई है, इसमें जो करंट जा रहा है और इसमें जो करंट जा रहा है ये 2:1 में आना चाहिए। तो ऊपर वाला करंट आएगा 4 एम्पियर, नीचे वाला करंट आएगा 2 एम्पियर। इसके हिसाब से अगर आप पोटेंशियल कैलकुलेट करें तो इसके अक्रॉस 4 ओम के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप आता वो आता -IR का, तो 4 × 4 यानी 16 का, तो ये आता V-16। अगर मैं इस पॉइंट का पोटेंशियल मान लूँ ये V है, तो इस रेजिस्टर के बाद ये पॉइंट पर पोटेंशियल आया होता V-16, और 4 ओम इसके बाद अगर मैं जाता तो ये आया होता V-I × R, 4 × 2 दैट इज 8।
तो ये B पॉइंट का पोटेंशियल है, ये D पॉइंट का पोटेंशियल है। तो VB माइनस VD अगर किया जाए, VB माइनस VD किया जाए तो V माइनस 16 माइनस V माइनस 8 ऐसा आएगा। V और V कैंसिल आउट, माइनस 16 प्लस 8, तो माइनस 8 वोल्ट का ये पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है। माइनस 8 वोल्ट यानी ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर। क्वेश्चन 40, two particles of combined mass capital M placed in a space with certain separation are released. Acceleration of one particle with respect to the other when separation between them is r has a magnitude of, एक मास है m, दूसरा मास, अच्छा कंबाइंड मास m है, तो एक मान लेते हैं m है, दूसरा मान लेते हैं m2 है, m1 m2। m1 प्लस m2 मुझे बोला गया है कि टोटल मास m के बराबर है। अब मुझे कहा गया कि उनको एक सर्टेन लोकेशन से रिलीज किया गया है। एक्सेलरेशन ऑफ वन पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू द अदर, यानी रिलेटिव एक्सेलरेशन की बात कर रहा है। देखिए इसके ऊपर जो फोर्स आएगा F1 और इसके ऊपर जो फोर्स आएगा F2, ये दोनों मैग्नीट्यूड में तो बराबर हैं, बस डायरेक्शन अपोजिट है। अगर इसका एक्सेलरेशन देखा जाए A1 का तो ये आता F1 अपॉन M1, A2 का एक्सेलरेशन देखा जाए तो ये आता F2 अपॉन M2, लेकिन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन अगर देखा जाए तो ये बेसिकली A1 माइनस A2, लेकिन इसको मैं एक्सेलरेशन पलट के इसमें ऐड करता तो मैग्नीट्यूड वाइज A1 माइनस A2 जरूर आता, लेकिन ये प्लस आई कैप में है, ये माइनस आई कैप में है, तो मैग्नीट्यूड A1 प्लस A2 के बराबर हो गया। मैग्नीट्यूड A1 प्लस A2 के बराबर यानी F1 अपॉन M1 प्लस F2 अपॉन M2, ये हो गया है। F1 को अगर आप देखें F1 अपॉन M1 तो ये बेसिकली GM2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर प्लस M2 से M2 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा GM1 अपॉन R स्क्वायर। इसको पूरे को अगर आप कैलकुलेट करें तो G टाइम्स ऑफ M1 प्लस M2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, तो टोटल GM बाय R स्क्वायर हो गया। टोटल GM बाय R स्क्वायर हो गया। अगर आप इस तरह से ऑप्शन देखें तो ऑप्शन D दैट विल बी योर राइट आंसर। Question 41. Assuming Earth to be a sphere of uniform mass density, at what distance from the center of the Earth inside the Earth the body weight will be 1/3 of its weight of that of its surface? Basically G dash जो चाहिए वो हमको सरफेस से 1/3 चाहिए। G dash हम किसी भी डेप्थ पर जानते हैं कि ये जाता है G1 minus D by R that is equals to G by 3. G and G will cancel out। यहाँ से मेरे पास रिजल्ट आएगा 1 minus 1 by 3 is equals to D by R, तो ये हो गया 2 by 3, तो D का वैल्यू निकल के आया 2 by 3 R। लेकिन क्वेश्चन में जरूर ध्यान दे दें, जो मुझे क्वेश्चन पूछा गया है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, ये आया है मेरा डेप्थ, सरफेस से इतने डेप्थ पर ऐसा होगा, तो सेंटर से कितने डिस्टेंस पर होगा, तो R माइनस डी करना पड़ेगा। R माइनस डी यानी कि R माइनस 2R बाय 3, यानी कि R बाय 3 ये आंसर आएगा। R बाय 3 के हिसाब से आपका ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर। क्वेश्चन 42. टू स्टार्स ईच ऑफ मास, कुछ बात दिया गया है, अप्रोचिंग ईच अदर विद नेग्लिजिबल स्पीड व्हेन फार ऑफ, व्हाट इज द स्पीड विद व्हिच दे विल कोलाइड इफ रेडियस ऑफ ईच स्टार इज 10⁶। तो शुरुआत में दोनों ही स्टार्स बहुत दूर थे, इनके बीच में सेपरेशन बहुत ज़्यादा था, तो शुरुआत में पोटेंशियल एनर्जी जीरो रही होगी, दोनों की काइनेटिक एनर्जी भी जीरो है, वेलोसिटी बोली गई दी है, तो ये जीरो है। बाद में ये दोनों ही मासेस बिल्कुल बगल बगल में आ गए हैं। अगर दोनों ही मासेस बिल्कुल बगल बगल में आ गए हैं तो इनके बीच का सेपरेशन जो है वो 2 टाइम्स रेडियस हो चुका होगा। ये दोनों पॉइंट्स के बीच का सेपरेशन 2 टाइम्स रेडियस हो गया है। तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी लिखी जा सकती है। इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी हमें पता ही है। बेसिकली शुरुआत में जो भी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी है और बाद में जो भी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी है वो बराबर होनी चाहिए। तो पोटेंशियल एट 1 प्लस काइनेटिक एट 1 इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एट 2 प्लस काइनेटिक एट 2। ये जीरो है, ये भी जीरो है। पोटेंशियल एट 2 ये निकल के आता माइनस ऑफ जी एम स्क्वायर, दोनों मासेस बराबर हैं, अपॉन इनके बीच का सेपरेशन 2r प्लस काइनेटिक एनर्जी एट 2 ये निकल के आई है हाफ इंटू 2m इंटू वी स्क्वायर। 2m क्योंकि 2 मासेस हैं इसलिए। यहाँ से अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो मास एंड मास विल कैंसिल आउट, 2 से 2 चला जाएगा, v का वैल्यू मेरे पास निकल के आ जाएगा अंडर रूट ऑफ gm बाय 2r। gm बाय 2r अगर इसको अपन देखें तो ये आ रहा है 6.67 10 टू द पावर -11 इंटू मास आएगा 10 टू द पावर
30 डिवाइडेड बाय 2r, 2 इंटू रेडियस है 10 टू द पावर 6, सारी चीज़ें ऐसा यूनिट में ही है। 10 टू पावर 6 से ये चला जाएगा 24, 24 में से गया 23, 6.67 का हाफ तो अप्रॉक्सीमेटली 3.33 हो गया। अंडर रूट 3.33 इंटू 10 टू द पावर 24 और -11 तो प्लस 13। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि अंडर रूट ऑफ 33.33 इंटू 10 टू द पावर 12 है, एक 10 मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। 33.33 10 टू पावर 12 में से 10 टू पावर 6 तो बाहर ही निकाल लीजिए। 33 रफली 5 और 6 के बीच में कुछ लाई कर रहा है, 5 और 6 के बीच में कुछ लाई कर रहा है, तो 5.77 इंटू 10 टू द पावर 6, 5.77 इंटू 10 टू पावर 6 मीटर्स पर सेकेंड, ये आपका आंसर आएगा। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। Question 43. An infinite number of masses each of 1 kg are placed on the positive x-axis at 1 meter, 2 meter, 4 meter and so on from the origin. The magnitude of resultant gravitational force on 1 kg mass kept at origin. Origin पर एक 1 kg मास रखा गया है, साथ साथ कुछ डिस्टेंसेस पर जो बढ़ता जा रहा है 1 kg मास ही रखा गया है। तो 1 kg मास यहाँ भी है, 1 kg यहाँ पर भी है, 1 kg यहाँ पर भी, 1 kg यहाँ पर भी है। ये x इक्वल्स टू 0 पर था, ये x इक्वल टू 1 पर है, ये x इक्वल टू 2 पर है, ये x इक्वल टू 4 पर है, ये x इक्वल टू 8 पर है। बेसिकली एक जो भी डिस्टेंस है वो डबल होता जा रहा है। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स, तो रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स जो आता वो आता मास जो भी फर्स्ट वाला है 1 kg इनटू नेट ग्रेविटेशनल फोर्स, नेट ग्रेविटेशनल फील्ड, इसके कारण ग्रेविटेशनल फील्ड आई होती Gm/r²। तो G भी अगर इसमें से कॉमन निकाल लिया जाए, G भी कॉमन निकाल लेते हैं, तो मास अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर दैट इज 1 का स्क्वायर प्लस मास अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, मास अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो एक तरीके से ये 2 का स्क्वायर, ये 2 की पावर 4, ये होता है 2 की पावर 6, 1/8 का स्क्वायर, ये 2 की पावर 6 ऐसे चलता तो क्या होता। ये एक तरीके से जीपी बन गई है, जीपी जिसका कॉमन रेशो 1/2 स्क्वायर आ रहा है। तो ए फर्स्ट टर्म मेरे पास निकल के आई है 1/1 माइनस 1/4, 1 माइनस 1/4 3/4, ये निकल के आएगा ओवरऑल 4g/3, 4g/3 अपना नेट फोर्स निकल के आएगा ऑन मास 1 एट ओरिजिन। तो option D will be your correct answer. Question 44. A light and a heavy body have equal linear momentum. Which one of them will have greater kinetic energy? इसमें से देखिए हम फिर एक बात जानते हैं कि दोनों का लीनियर मोमेंटम अगर बराबर है तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला आता है हमारे पास में वो आता है p²/2m। अगर मोमेंटम बराबर है तो काइनेटिक एनर्जी बेसिकली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मास है। तो जिसका मास कम होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। तो ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी लाइटर बॉडी की आएगी। तो ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर, जिसका मास कम उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा। Question 45. A body of mass 2 kg is under the influence of a force which causes displacement in time t as, वो आपको फंक्शन दिया गया है, work done by this force during first 2 seconds of the motion is। डिस्प्लेसमेंट की आपको जानकारी दी गई है, फोर्स डायरेक्टली उसने नहीं बोला है, लेकिन उसने आपको एक फंक्शन दे रखा है। अगर ये फंक्शन मुझे दे रखा है तो क्या यहाँ से मैं वेलोसिटी निकाल सकता हूँ, ये हो जाएगा t², और क्या यहाँ से एक्सेलरेशन निकाला जा सकता है, ये हो जाएगा 2t। ये एक्सेलरेशन वेरिएबल आया है, एक्सेलरेशन वेरिएबल आया है तो मतलब फोर्स भी वेरिएबल था। फोर्स अगर वेरिएबल था तो वर्क डन मुझे इंटीग्रेशन f.ds लिखना पड़ेगा। इंटीग्रेशन f.ds अगर लिखें तो मास इंटू एक्सेलरेशन, मास था मेरे पास में 2 kg इंटू एक्सेलरेशन वो है 2t इंटू ds। इसको मैं डिफरेंशिएट करते हुए क्या ऐसा लिख सकता हूँ कि ds जो है दैट इज t² dt। तो क्योंकि मुझे सब कुछ टाइम के रिस्पेक्ट में ही वेरिएबल्स पता है तो मुझे ds को भी टाइम के रिस्पेक्ट में लिखना पड़ेगा। तो ये आता t² dt। लिमिट जाएगी 0 से 2 सेकेंड्स। तो 4 बाहर निकाल लीजिए, इंटीग्रेशन t³ dt ये आएगा। t³ का इंटीग्रेशन ये आया होता है t की पावर 4/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, t⁴, लिमिट जाएगी 0 से 2। ये अगर आप इस पर पुट करें तो ये निकल के आएगा 16 जूल्स। 16 जूल्स इज योर आंसर, ऑप्शन डी।
ओके, थैंक यू।